खबर बहुत बड़ी है। लेबनान में इस्राइल और लेबनान के बीच में 10 दिनों की सीज फायर यानी युद्ध विराम का ऐलान हो गया है। यानी कि कहीं ना कहीं यह रास्ता तैयार करेगा ईरान में शांति के लिए भी। मगर सबसे बड़ा प्रश्न, क्या इस्राइल पर विश्वास किया जा सकता है? और आप जानते हैं दोस्तों, इसका जवाब है नहीं। ईरान ने बहुत ही सतर्कता से इस पर प्रतिक्रिया दी है। ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद गालिबाफ कह रहे हैं कि अगर हिजबुल्लाह ने अपना दबाव इस्राइल पर ना बनाया होता तो यह युद्ध विराम संभव ना होता। मोहम्मद गालिबाफ का क्या बयान है, अब मैं आपको सुनाने वाला हूं और इंतजार कीजिएगा दोस्तों, जो बड़ी खबर आ रही है। ईसाई धर्मगुरु वेटिकन के पोप लियो ने ट्रंप और नेतन्याहू को जालिम, टायरेंट बताया है। नाम नहीं लिया है मगर सब समझ रहे हैं कि उनका इशारा किस तरफ है। मगर सबसे पहले मोहम्मद गालिबाफ का बयान आपके स्क्रीन पर। जैसा मैंने कल रात भी कहा था, यह सीज फायर सिर्फ हिजबुल्लाह की मजबूती और रेजिस्टेंस के गठबंधन की एकता का नतीजा है। हम इस सीज फायर को सावधानी के साथ लेंगे और पूरी जीत हासिल होने तक साथ बने रहेंगे। मैं पाकिस्तान की कोशिशों और जनरल आसिम मुनीर का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने इस सीज फायर को समर्थन किया। हम अपने वादे पर कायम हैं। इससे पहले कि मैं आपको बताऊं दोस्तों, यह पूरा सीज फायर क्या हुआ है, इसकी बारीकियां क्या है, इसके डिटेल्स क्या हैं, क्योंकि आपके लिए जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि हो सकता है कि इस हफ्ते के अंत में सैटरडे और संडे को पाकिस्तान की मीडिएशन में अमेरिका और ईरान के बीच में फिर से बातचीत हो। और याद कीजिएगा, ईरान ने क्या कहा था कि जब तक इस्राइल लेबनान पर हमले करना बंद नहीं कर देता है तब तक शांति संभव नहीं है। मगर आपको एक बात पर गौर करना पड़ेगा कि यह जो सीज फायर है, यह 10 दिनों के लिए, सिर्फ 10 दिनों के लिए। अब अगर शनिवार को जेडी वैंस मोहम्मद गालिबाफ और अब्बास अराक्ची से मिलते हैं तो क्या वो उन्हें समझा पाएंगे कि ये जो युद्ध विराम 10 दिन तक है, उसके बाद क्या? उसके बाद अगर इस्राइल ने फिर से लेबनान पर हमले करने शुरू कर दिए, जो वो करेगा भी, क्योंकि एक तरफ कल भी क्या हुआ था, युद्ध विराम का ऐलान हुआ, फिर भी इस्राइल हमले कर रहा था, उसकी मैं चर्चा करूंगा। तो ये तमाम पेचीदगियां हैं। मगर अब मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरह से पोप ने आईना दिखाया है ट्रंप और नेतन्याहू को। बकौल पोप लियो, बाय द वे, ये पोप लियो जो हैं, ये शिकागो से आते हैं। बकौल पोप लियो दुनिया को कुछ जालिम शासक तबाह कर रहे हैं और तबाही के रास्ते पर ला रहे हैं। और मुझे आपको बतलाने की कतई जरूरत नहीं है कि उनका यह संदेश किसके लिए है। सुना जाए। The masters of war pretend not to know that it takes only a moment to destroy. Yet often, a lifetime is often not enough to rebuild. Pope Leo speaking really forcefully in Bamenda at a peace meeting. It wasn't just what Leo said, it was how he spoke, speaking in a way that we haven't seen so much during his pontificate. The world is being ravaged by a handful of tyrants, yet is held together by a multitude of supportive brothers and sisters. It strikes me that Leo here in Africa seems very much at home. Of course, he is a pope who spent so many years as a missionary in the global south. But here in Cameroon and in Africa, outside of the Vatican, Leo seems to be in his element as a missionary pope. आप सब जानते हैं दोस्तों कि पोप पर न सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप बल्कि जेडी वैंस हमला कर चुके हैं। जी हां, उन्होंने पोप को धमकाया तक भी है, यानी कि ट्रंप का अगर बस चले तो वो वेटिकन पर हमला कर दें, क्योंकि ये शख्स वेनेजुएला पर हमला कर चुका है, ग्रीनलैंड पर हमला करना चाहता है। मुझे ताज्जुब नहीं होगा कि अगर वो वेटिकन पर भी हमला कर दें। जी हां, और तब याद कीजिएगा, ट्रंप की पुरानी सहयोगी और उनकी दोस्त जॉर्जिया मेलोनी, इटली की प्रधानमंत्री, ने पोप को जायज ठहराया था और उसके बाद से इटली और अमेरिका के रिश्ते भी बहुत अच्छे नहीं रहे हैं। बहरहाल जो बड़ी खबर है, 10 दिन का युद्ध विराम, इसकी पेचीदगियों को अब मैं आपको समझाने जा रहा हूं। खबर क्या है आपके स्क्रीन पर।
इस्राइल और हिजबुल्लाह के बीच 10 दिन का युद्ध विराम शुरू होने के कुछ ही घंटों बाद लेबनानी सेना ने इस्राइल पर इसे तोड़ने का आरोप लगाया। कहा गया कि दक्षिणी इलाकों के बीचों बीच गोलाबारी हो रही है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने पहले ही कह दिया था कि इस्राएली सेना दक्षिणी लेबनान से पीछे नहीं हटेगा। वहीं हिजबुल्लाह के एक अधिकारी ने चेतावनी दी कि अगर हमला हुआ तो जवाब देने का हक उसके पास होगा। तेज कूटनीतिक हलचल। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगले 2 हफ्ते में व्हाइट हाउस में इस्राइल और लेबनान के बीच बैठक हो रही है। हिजबुल्लाह के साथ चल रहा टकराव अमेरिका ईरान युद्ध की बातचीत में एक बड़ा अड़ंगा बना हुआ है। ट्रंप ने यह भी कहा कि तेहरान के साथ जल्द ही कोई समझौता हो सकता है और इस वीकेंड पर बातचीत का एक और दौर होने की संभावना है। मगर एक तरफ समझौते की बात हो रही है, दूसरी तरफ क्या हो रहा है? इस्राइल अब भी हमले कर रहा है, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया। और फिर देखिए अमेरिकी सेना क्या कर रही है आपकी स्क्रीन पर। अमेरिकी सैन्य गतिविधि। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक मिडिल ईस्ट में तैनात सैनिक फिर से हथियारों से लैस हो रहे हैं और अगर ईरान के साथ बातचीत फेल होती है तो दोबारा लड़ाई के लिए तैयार हैं। साथ ही अमेरिका ने इलाके में अपनी नौसैनिक नाकेबंदी भी जारी रखी हुई है। तो आप मुझे बताइए दोस्तों, ऐसे में इस युद्ध विराम के क्या मायने हैं? आप ईरान के साथ शांति वार्ता करना चाहते हैं, मगर आप धमका रहे हैं। आप पहले से कह रहे हैं कि अगर यह वार्ता फेल हो जाती है, अगर टॉक्स फेल हो जाती हैं, तो हम फिर से हमला करेंगे। यानी कि अमेरिका क्या एक्सपेक्ट कर रहा है कि वो ईरान की बाह मरोड़कर उससे बातचीत करना चाहता है, मगर आप गलत लोगों से पंगा ले रहे हैं। ये वो लोग नहीं हैं जो आपसे डर जाएंगे। ये वो देश है जिसने आपका मुकाबला किया। 2 सुपर पावर्स का एक साथ ईरान मुकाबला कर रहा था और आपको नाको चने चबवा दिए। सबसे बड़ी बात, मुद्दा सिर्फ यह नहीं है कि ईरान ने खाड़ी में कितने अमेरिकी देशों को नुकसान पहुंचाया। मुद्दा यह है कि इस वॉर के चलते अमेरिका दुनिया में अलग थलग पड़ गया है। क्योंकि देखिए, युद्ध 2 स्तरों पर लड़ा जाता है, मिलिटरीली और डिप्लोमैटिकली। मिलिटरीली अमेरिका और इस्राइल दोनों मिलकर ईरान को नहीं हरा पाए। डिप्लोमैटिकली ईरान ने पूरी तरह से अमेरिका और इस्राइल को सफाचट कर दिया है, बर्बाद कर दिया है। ट्रंप के ब्रांड को बर्बाद कर दिया, अमेरिका के ब्रांड को। और इसलिए मैं कहता हूं यह ईरान की जीत है। मगर अमेरिका और इस्राइल नहीं समझ रहे हैं। अमेरिका भी धमका रहा है बातचीत से पहले, जो सैटरडे संडे को हो सकती है। और इस्राइल, आपके स्क्रीन पर यह खबर देखिए, इस्राइल मिलिट्री सेज इट्स स्ट्रक nearly 400 Hezbollah targets in Lebanon over the past day. ये सब चल रहा है। मगर हां दोस्तों, ये जो पूरी बातचीत चल रही है ना, ये अमेरिका के अंदर एक और सत्ता संघर्ष, पावर स्ट्रगल को जन्म दे सकती है। क्योंकि अगर आप लेबनान सीजफायर और ईरान के साथ जो बातचीत चल रही है उसमें एक कॉमन शख्स को देखते हैं, तो वो कौन है? जेडी वैंस। जेडी वैंस पाकिस्तान गए। जेडी वैंस ने लेबनान में भी कोशिशें की और मैं आपको बताने वाला हूं कि CNN ने इस बारे में क्या कहा। और मैं क्यों कह रहा हूं पास्ट स्ट्रगल? क्योंकि ट्रंप क्या चाहते हैं? ट्रंप तीसरी बार राष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, मगर वो कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज लाना चाहते हैं। ट्रंप अपने सामने किसी को भी उठता हुआ नहीं देख सकते। और जेडी वैंस, जो एक जमाने में ईरान के साथ युद्ध छेड़ने के खिलाफ थे, अब उनका रुतबा बढ़ रहा है। जेडी वैंस एक रीजनेबल चेहरे के तौर पर सामने उभर कर आ रहे हैं और यह कभी भी ट्रंप को स्वीकार नहीं होगा। CNN इस बारे में क्या कहता है, गौर फरमाएं। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वैंस ने लेबनान और इस्राइल के बीच सीज फायर कराने में बड़ी भूमिका निभाई, ऐसा एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया। अधिकारी के मुताबिक वैंस कई दिनों से इस्राइल पर दबाव डाल रहे थे कि वो लेबनान में ज्यादा सावधानी बरते। उनका मानना था कि लेबनान में हो रही जान माल की हानि रुकने से पूरे क्षेत्र में तनाव कम हो सकता है। बीती रात राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और वैंस इस बात पर सहमत हुए कि इस्राइल को सीज फायर लागू करना चाहिए। इसके बाद आज सुबह ट्रंप, वैंस और विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने लेबनान के राष्ट्रपति से बात करके सीज फायर की पुष्टि की। फिर इन तीनों ने इस्राइल से भी बातचीत की। वैंस, जो पहले ईरान युद्ध को लेकर संशय में थे, अमेरिका और ईरान के बीच हुए 2 हफ्ते के सीज फायर को तय करने में शामिल रहे।
वो पिछले वीकेंड पाकिस्तान के इस्लामाबाद गए, जहां उन्होंने ईरानी अधिकारियों से बात की और आगे की संभावित बातचीत के लिए भी फिर से जाने को तैयार हैं। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। तो कहने के दोस्तों, ये बहुत अच्छी खबर है कि लेबनान में सीज फायर हो रहा है, मगर आप भी जानते हैं कि ये सीज फायर आधा अधूरा है, क्योंकि अब भी इस्राएल जो है वो हमले कर रहा है, अब भी लोगों को मार रहा है, अब भी रोज दर्जनों लोग मारे जा रहे हैं। और यही वजह है कि ईरान इस सीज फायर में बहुत सतर्क है, बहुत कॉशियस है। और यही वजह है कि वो कह रहा है कि यह सीज फायर बगैर लेबनान की कोशिशों के संभव नहीं हो सकता था। इस पूरे घटनाक्रम के बारे में अब मैं आपको बताता हूं कि कतर के अल जजीरा का क्या कहना है, गौर फरमाएं। लेबनान में जश्न की खबरें आ रही हैं, जहां 10 दिन का सीज फायर घोषित किया गया है ताकि इस्राएल और लेबनान के अधिकारियों के बीच स्थायी सुरक्षा और शांति समझौते पर बातचीत हो सके, ऐसा अमेरिकी विदेश विभाग ने कहा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फिर कहा है कि ईरान युद्ध जल्द खत्म करने का समझौता बहुत करीब है और बातचीत इस वीकेंड तक पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में फिर शुरू हो सकती है। ईरान के विदेश मंत्रालय ने लेबनान में हुए सीज फायर का स्वागत किया है और इसे अमेरिका के साथ बड़े समझौते का हिस्सा बताया है, जिससे पूरे इलाके में चल रहे संघर्ष को रोकने की कोशिश हो रही है। हिजबुल्लाह के एक अधिकारी ने अल जजीरा अरबी से कहा कि वो इस सीज फायर को सावधानी और सतर्कता के साथ देखेंगे। सीज फायर लागू होने से पहले गुरुवार रात इस्राएली सेना ने दक्षिणी लेबनान में भारी हमले किए, जिसमें सैदौन जिले के एक गांव में 3 लोग और जहरानी इलाके में 8 लोग मारे गए, ऐसा लेबनान की नेशनल न्यूज एजेंसी ने बताया। साफ है दोस्तों, इस इस्राएल पर कतई विश्वास नहीं किया जा सकता। मगर बड़ा प्रश्न, अगर हम मान लें कि एक सीज फायर हो जाता है, तो क्या हिजबुल्लाह को अलग रखकर यह सीज फायर संभव है? क्योंकि आपने गौर किया होगा कि यह बातचीत में कौन कौन शामिल है। डोनाल्ड ट्रंप, लेबनान, नेतन्याहू, मगर हिजबुल्लाह कहीं नहीं है। जबकि आप जानते हैं कि हिजबुल्लाह माइट है, मिलिट्री पावर है इस्राएल का मुकाबला करने को लेकर। लिहाजा द रोल ऑफ हिजबुल्लाह हैज टू बी डिस्कस्ड। हिजबुल्लाह की भूमिका पर चर्चा करना बहुत जरूरी हो जाता है। और अब मैं आपके सामने यह रिसर्च पेश कर रहा हूं, गौर फरमाएं। हिजबुल्लाह सीज फायर के केंद्र में है, यानी बीचों बीच है, लेकिन पर्दे के पीछे काम कर रहा है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक यह सीज फायर तब संभव हुआ जब इस्राएल और लेबनान सरकार के अधिकारी वॉशिंगटन में करीब 4 दशक बाद एक दुर्लभ बैठक में मिले। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि हिजबुल्लाह और लेबनानी सरकार का रिश्ता हमेशा से थोड़ा कॉम्प्लेक्स और नाजुक रहा है। कभी दोनों एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो जाते हैं और कई बार साथ मिलकर काम करते हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक इस्राएल के खिलाफ प्रतिरोध को लेकर, विरोध को लेकर दोनों के विचार अलग हैं, लेकिन लेबनानी सेना जबरदस्ती हिजबुल्लाह से हथियार नहीं छीनने वाली, क्योंकि इससे देश में बड़ा सांप्रदायिक तनाव पैदा हो सकता है। इसलिए हिजबुल्लाह को लेबनानी सरकार के साथ पर्दे के पीछे इनफॉर्मली, यानी अनौपचारिक बातचीत जारी रखनी पड़ती है। तो हिजबुल्लाह का जो प्रेजेंस है वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, और हिजबुल्लाह को नजरअंदाज भी नहीं किया जा सकता। यानी कि चाहे ईरान के साथ शांति हो या फिर लेबनान में सीज फायर, ये दोनों मुद्दे बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हैं और जब तक सभी पक्ष ईमानदारी से काम नहीं करेंगे ये संभव नहीं है। और आप जानते हैं दोस्तों कि इस्राएल ईमानदारी से कोसों दूर है। जैसे मैंने बताया, उसने 12 लोग मार दिए जब सीज फायर हो रहा था, उसी दौरान 12 लोग मार दिए। यह हरकतें इस्राएल की बदस्तूर जारी हैं। मुझे बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं दिखाई देती दोस्तों, मगर देखना पड़ेगा कि इस हफ्ते के अंत में पाकिस्तान में क्या होने वाला है। और एक बार मैं फिर अपील करना चाहता हूं, यह युद्ध रुका नहीं है दोस्तों। इसलिए मेरे मंच पर मैं आपके सामने जो एनालिसिस पेश करता रहता हूं, उसके एक एक लफ्ज, उसके एक एक शब्द पर गौर कीजिएगा। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।